हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सब यहाँ देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एंशंट हिस्ट्री के बारे में, यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में। और ये होने वाला है हमारा भाग 1, यानी कि पार्ट 1। इस लेक्चर के दौरान हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके पिछले साल के कई प्रश्न क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे ताकि हम अपनी तैयारी जो है वो मजबूत कर सकें। लेक्चर की शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत है, जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। तो डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है: द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशन आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आइए पहला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कि आपकी लगभग 2500 बीसी के आसपास फली फूली, उसको हम आज क्या पुकारते हैं? आप सभी के सामने जो प्रस्तुत विकल्प हैं वो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिम भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिम भारत, या फिर भारत और चाइना। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है पश्चिम भारत और पाकिस्तान। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं एक बार। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि लगभग लगभग आपकी विकसित हुई थी 2500 बीसी के आसपास, वो फैली हुई थी पश्चिम भारत और पाकिस्तान के कई इलाकों में। हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो आजादी से पहले पश्चिम भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, तो इस पूरे हिस्से को अगर हम मिलाएं, जो भारत का पश्चिमी भाग है यानी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, और वहीं अगर हम पाकिस्तान के पूर्वी भाग को मिलाएं, यानी कि सिंध और पाकिस्तानी पंजाब के जो कुछ इलाके हैं, तो वो पूरा इलाका जो था वो एक समय पे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से पुकारते हैं, उसका हिस्सा था। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि भारत का जो इतिहास है उसकी शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जन्म से, जो कि अस्तित्व में कब आई थी? आपके विकल्प हैं 2500 बीसी में, 4500 बीसी में, 1500 बीसी में, या 6500 बीसी में। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 2500 बीसी में। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं एक बार। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो लगभग लगभग आपकी 2500 बीसी के आसपास अस्तित्व में आती है, और जो कि फैली हुई थी हमारी पश्चिम भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों। आइए नया प्रश्न देखते हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो क्या था? उनका लेन देन का सिस्टम यानी एक्सचेंज सिस्टम, उनका लोकल यातायात का सिस्टम यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो उनकी इमारतें थी वो ईंटों से बनी हुई थी, या फिर जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का पर्याप्त समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है कि जो इमारतें थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो मिट्टी से बनी हुई थी, या सॉरी वो
ईंटों से बनी हुई थी, या यूं कहें पक्की ईंटों से बनी हुई थी। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है या खासियत है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो ये थी कि इंडस वैली की जितनी भी इमारतें हमें खुदाई के दौरान मिली, वो सभी पक्की ईंटों से बनाई गई थी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी उस समय की प्राचीन नदियों के किनारे बसे सिविलाइजेशंस के बारे में। यानी कि जो ईंटें थीं उसका इस्तेमाल लगभग हड़प्पा के हर एक घर में और हर एक इमारत में किया गया था। और यही नहीं, जो ईंटें थीं उनका भी रेशियो फिक्स था। ऐसा नहीं था कि जो ईंटें थीं वो अलग-अलग रेशियो में थी। उनका रेशियो फिक्स था, यानी कि 4:2:1। लंबाई 4, मोटाई 2 और ऊंचाई 1, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट। तो ईंटें जो थीं वो इसी हिसाब से बनाई गई थी, यानी कि उसका एक फिक्स स्टैंडर्ड था 4:2:1 का, 4.2.1। उसके पश्चात अगला प्रश्न है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? उसको हम कांस्य युग सिविलाइजेशन के नाम से पुकारते हैं, यानी कॉपर एज। लौह युग सिविलाइजेशन के नाम से पुकारते हैं, यानी आयरन एज। या फिर हम उसको एक्सिस इरा सिविलाइजेशन के नाम से पुकारते हैं, या फिर हम उसे ब्रॉन्ज एज, तांबे युग सिविलाइजेशन के नाम से पुकारते हैं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है तांबे युग सिविलाइजेशन, यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। स्पष्टीकरण। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि जो पहली धातु यहाँ पे इस्तेमाल की गई थी वो असल में मिश्रण था कॉपर और टीन का, और कॉपर और टीन का मिश्रण बनके हमारा बनता है ब्रॉन्ज। 1400 केंद्र ऐसे मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिनमें से कि 925 जो केंद्र थे वो भारत में थे, जहां पे ये मिश्रण तैयार किया जाता था कॉपर और टीन का। इसी वजह से हम ये मानते हैं कि जो सिविलाइजेशन थी वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, जो कि फैली हुई थी आपके बहुल क्षेत्रों में इंडस नदी के और उसकी सहायक नदियों की। इंडस नदी की सहायक नदियां 5 नदी हैं, जिसमें आती है आपकी झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज और चेनाब। ठीक है, तो ये सहायक नदियां, और जो इंडस सिंधु नदी थी मुख्य नदी, वो उनके आसपास के क्षेत्रों में ही ये सिविलाइजेशन जो थी ये व्यापक तौर पे फैली हुई थी। इसके पश्चात प्रश्न आता है हमारा कि जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो मिश्रण तैयार करते थे कॉपर और टीन का किस धातु को बनाने के लिए? हमारे विकल्प हैं मिरर, आईना बनाने के लिए, ब्रॉन्ज, तांबा बनाने के लिए, आयरन, लोहा बनाने के लिए, गोल्ड, सोना बनाने के लिए। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय की शुरुआत होती है अब। समय समाप्त। सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है ब्रॉन्ज, तांबा। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिसे हम तांबा युग सिविलाइजेशन के नाम से भी पुकारते हैं, यहाँ पे सबसे पहली धातु जिसका इस्तेमाल किया गया वो था मिश्रण कॉपर और टीन का। 1400 सेंटर्स हमें मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जहां पे से 925 केंद्र जो थे वो अकेले भारत में ही पाए जाते हैं, जहां पे ये मिश्रण तैयार किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण जगह नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? विकल्प है कालीबंगा,
हड़प्पा, मोहनजोदारो या फिर आजमगढ़? सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आइए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है आजमगढ़। स्पष्टीकरण देखते हैं। आजमगढ़ जो है वो कोई भी महत्वपूर्ण साइट नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम संधेव सिविलाइजेशन के नाम से पुकारते हैं, वो असल में एक शहरी सिविलाइजेशन थी। और जो मुख्य उसकी साइट्स हैं वो हैं मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। अगर हम इन शहरों की बात करें, मोहनजोदारो और हड़प्पा आपके आज पाकिस्तान में पड़ते हैं। लोथल आपका गुजरात में पड़ता है। बनावली आपका हरियाणा में पड़ता है। धोलावीरा आपका गुजरात में है। राखीगढ़ी भी आपका हरियाणा में है और कालीबंगा आपके राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मोहनजोदारो नाम का सही मतलब क्या है? सॉरी, प्रश्न दूसरा है कि मोहनजोदारो का मतलब है माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मुर्दों का टिला। तो मोहनजोदारो को मुर्दों का टिला किस भाषा में बोला जाता है? आपके विकल्प हैं पर्शियन भाषा में यानी फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में, हिंदी भाषा में या सिंधी भाषा में। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का पर्याप्त समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। आइए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है सिंधी भाषा। स्पष्टीकरण देखते हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मुर्दों का टिला। हम इसे सबसे पुराना संयोजित शहर, और यहाँ तक कि अगर हम प्राचीन काल के बाकी शहरों से इसकी तुलना करें तो उस समय ये सबसे आधुनिक शहर भी था। और यहीं इसी के साथ साथ जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये उसका सबसे महत्वपूर्ण शहर भी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जो लोग थे हड़प्पा के, वो निम्नलिखित में से किस देव की पूजा नहीं करते थे? विकल्प है भगवान शिव की, भगवान विष्णु, कबूतर या फिर स्वास्तिक। सही उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर से अवगत करा दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आइए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है भगवान विष्णु। स्पष्टीकरण देखते हैं। तो जो लोग थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो पूजा नहीं करते थे भगवान विष्णु की। इसी के साथ साथ जो आपकी मोहर है स्वास्तिक और त्रिमुखी इंसान की, वो हमें यहाँ मिलती है, जिसमें कि उस चित्र में उस इंसान को योगा करते हुए दिखाया गया है। और इसी को हम मानते हैं कि ये जो है, ये शुद्ध प्रवृत्ति है भगवान शिव की। यानी कि जो ओरिजिनल फॉर्म है लॉर्ड शिवा की, वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है। उनके दाई तरफ हमें मिलता है हाथी और शेर। वहीं पे उनकी बाई तरफ हमें मिलता है गेंडा और भैंस। इसी के साथ साथ जो लोग थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के, वो पृथ्वी को माता मानते थे और उसकी पूजा करते थे फर्टिलिटी के लिए, यानी कि उपजाऊ चीजों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि जो लोग थे
इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे? हालांकि दोनों प्रश्न एक जैसे लगते हैं, पूजा से ही रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो विकल्प और प्रश्न की जो भाषा है वो दोनों अलग है। पहले प्रश्न में पूछा गया किसकी पूजा नहीं करते थे, दूसरे प्रश्न में पूछा गया किसकी पूजा करते थे। और वहीं पे अगर आप विकल्प देखेंगे तो विकल्प भी बदल गए। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं कि इनमें से किसकी पूजा करते थे, वो विकल्प हैं भगवान हनुमान की, माता काली की, भगवान अयप्पा की या भगवान पशुपति की। सही उत्तर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आइए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है भगवान पशुपति। स्पष्टीकरण देखते हैं। तो जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता की, वो पूजा करते थे अपने त्रिमुखीय भगवान पशुपति की, यानी थ्री फेस डेटी। अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जिक्र वेदास के स्पष्टीकरण और वेदास के जो थोड़े से मुश्किल शब्द हैं उनको समझाने के लिए किया गया था? विकल्प हैं कल्पा, छंदा, व्याकरण या निरुक्ता। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का पर्याप्त समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है निरुक्ता। स्पष्टीकरण। वेदांगास को हम हिस्सा मानते हैं वेद का, और ये लगभग संख्या में 6 हैं, यानी कि शिक्षा, चचंदा, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिष और कल्पा। निरुक्ता जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है या सबसे ज्यादा जाने जाते हैं जो वेद के कठिन शब्द हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए। इनको यक्ष ने बनाया था, जिसको कि हम व्याकरण का एक कॉम्प्लीमेंट्री मानते हैं, एक सहायक किताब के तौर पे मानते हैं। जो मुश्किल शब्द हैं जिन्होंने व्याकरण भी समझा नहीं पाई, उनको भी निरुक्ता में अच्छे से समझाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि कहां से हमने शब्द सत्यमेव जयते को लिया है, जो कि भारत के नेशनल एम्बलम में भी देखने को मिलता है। हमारे विकल्प है मुंडका उपनिषद से लिया गया है, जटाक की कहानियों से लिया गया है, पुराण से लिया गया है या कि भगवत गीता से लिया गया है। सही उत्तर देने के लिए हमारे पास 10 सेकंड का समय है। फिर हम सही उत्तर जान जाएंगे। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आइए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है मुंडका उपनिषद। स्पष्टीकरण देखते हैं। तो जो भारत का नेशनल मोटो है, राष्ट्रीय मोटो है सत्यमेव जयते, जिसको कि हमने इंडिया के एम्बलम में भी रखा है, उसको हमने असल में लिया था मुंडका उपनिषद से। यानी कि इसका मतलब है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और इसको देवानगरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, यानी देवानगरी जो लिखावट है उसमें इसको लिखा गया था मुंडका उपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं। जो नेशनल मोटो है, राष्ट्रीय मोटो है भारत का सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, जो कि एक प्राचीन भारतीय लिखावट है। इस मंत्र को किससे लिया गया है? हमारे विकल्प हैं ऋग्वेद, मुंडका उपनिषद, भगवत गीता या फिर मत्स्य पुराण। सही उत्तर के लिए हमारे पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर के लिए प्रस्थान करते हैं। सही उत्तर है मुंडका उपनिषद। स्पष्टीकरण देखते हैं। तो जो नेशनल मोटो है भारत का, सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, वो असल में मुंडका उपनिषद से लिया गया है। और इसको हमने लिया था जो अशोक स्तंभ है सारनाथ में, जिसको कि हमारा सम्राट अशोका द्वारा बनाया गया है। उस स्तंभ पे इसको लिखा गया था जहां से इसको लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्राचीन समय में इंसान को नापा जाता था सामान के उसमें, और जितना भी इंसान का वजन है उसके वजन के आधार पे उस सामान को फिर बांट दिया जाता था लोगों में। और इस प्रैक्टिस को या इस चलन को हम किस नाम से पुकारते थे? विकल्प है तिमती, पुलिकली, तुलभार, जलीकट्टू। सही उत्तर देने के लिए हमारे पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आइए सही उत्तर के लिए प्रस्थान करते हैं आगे। तो सही उत्तर है तुलभार। स्पष्टीकरण। तुलाभार, जिसे हम तुला पुरुष और तुलादान के नाम से भी जानते हैं, ये एक प्राचीन हिंदू चलन है जिसमें कि किसी भी व्यक्ति का वजन नापा जाता था और उसके वजन के अनुरूप जो सामान का वजन निकलता था उसको फिर गरीबों में या आम जनता में बांट दिया जाता था। जैसे मान लीजिए आपका वजन नापा गया 80 किलो, और 80 किलो को नापा गया 80 किलो सोने के तौर पे। तो जो 80 किलो का सोना है जो कि आपके वजन से मेल खाता है, इस 80 किलो के सोने को दान कर दिया जाएगा गरीब लोगों में। अगला प्रश्न है, वैदिक समय जो है वो भारत में कब खत्म हुआ? विकल्प है 1500 से 500 बीसी के बीच में, 336 से 323 बीसी के बीच में, 3000 से 2600 बीसी के बीच में, या 550 से 323 बीसी के बीच में। सही उत्तर देने के लिए हमारे पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आइए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है 1500 से 500 के बीच में। स्पष्टीकरण। तो जो वैदिक सिविलाइजेशन का जो समय है वो 1500 से 500 बीसी तक था, यानी कि ये इसी बीच में भारत में फला फूला। इसके बाद या कहें ये जो थी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में फल फूलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता थी। और इसी वैदिक सभ्यता को हम कई बार गंगा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जहां पे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी के मैदानों में फैली थी, वहीं पे जो हमारी वैदिक सभ्यता थी ये मुख्यतः गंगा नदी के स्थानों पे फैली थी। अगला प्रश्न है, धनुर्वेद जो कि असल में उपवेद है यजुर्वेद का, ये किस चीज पे डील करता है या इसमें क्या सिखाया गया है? विकल्प है दवाइयों के बारे में बताया गया है, आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया है, आर्ट और म्यूजिक संगीत के बारे में बताया गया है, कला और संगीत, या फिर युद्ध कलाओं के बारे में बताया गया। सही उत्तर देने के लिए हमारे पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है युद्ध कलाओं के बारे में बताया गया है, द आर्ट ऑफ वॉरफेयर। स्पष्टीकरण। धनुर्वेद जो एक उपवेद है यजुर्वेद का, ये डील करता है धनुर्विद्या से, यानी कि जो संस्कृत में युद्ध के बारे में या युद्ध कलाओं के बारे में बताया गया है, यानी कि युद्ध कला और धनुर्धर के बारे में वो इसमें लिखा गया है।
और ये असल में उपवेद है जो कि यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ-साथ इसको भृगु, विश्वामित्र या फिर भारद्वाज द्वारा लिखा गया है। तो हमने यहाँ पे इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। इस लेक्चर में हमने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, समझी, उन्हें एक बार पुनः दोबारा रिवाइज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।